क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया पर एक न्यूक्लियर अटैक को रोकने के लिए एक सीक्रेट एजेंट को क्या करना होगा? इंडिया की सड़कों पे तेज BMW को भगाना, बुर्ज खलीफा की चढ़ाई करना और दी वन एंड ओनली रशियन इंटेलिजेंस के हाई सिक्योरिटी वाले पैलेस क्रेमलिन को इन्फिल्ट्रेट करना तो आपने नहीं ही सोचा होगा। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो हमारे एजेंट ईथन हंट को ये सब करना पड़ा? आइए जानें आज की मूवी एक्सप्लेनेशन में, जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल, आपके और हमारे प्यारे से चैनल मूवी हाउस पे। तुम बताओ, मुझे जबरदस्ती बाहर क्यों निकाला? मतलब ये रेस्क्यू मिशन नहीं था? नहीं, ये रेस्क्यू मिशन नहीं था। सेक्रेटरी ने मुझे वहां से इसलिए छुड़ाया है क्योंकि यहाँ के हालात बहुत ही बदतर हैं। तो हमारी फिल्म की शुरुआत में हम एक IMF एजेंट हैनावे को बुडापेस्ट में कुछ लोगों से अपनी जान बचाते हुए एक बैग को ले जाते देखते हैं कि तभी उसके फ़ोन में एक किलर का अलर्ट आता है और अगले ही पल वो किलर उसके सामने आकर उसको गोली मार देती है। फिर सीन रशिया के एक जेल में शिफ्ट होता है जहां हम हमारे हीरो ईथन हंट को कैद देखते हैं और IMF एजेंट्स बेंजामिन डन उर्फ बेंजी और एजेंट कार्टर उसे रेस्क्यू करने आए हुए थे। बेंजी ईथन के जेल सेल के गेट को खोल देता है और ईथन बाहर आ जाता है, लेकिन ईथन जेल से भागने से पहले बेंजी की मदद से अपने साथ एक बॉगडन नाम के कैदी को भी ले लेता है और फिर दोनों जेल से भाग जाते हैं। वे सब एक वैन में वहां से भाग जाते हैं और रास्ते में ईथन बॉगडन को बेहोश कर देता है और दूसरे वैन में कहीं और भेज देता है और फिर वो एजेंट कार्टर से पूछता है कि बताओ मुझे जेल से क्यों निकाला। तो एजेंट कार्टर पूछती है कि ये एक रेस्क्यू मिशन नहीं था। तो ईथन बताता है कि नहीं, यहाँ बाहर जरूर हालात बहुत खराब हैं, तभी सेक्रेटरी ने मुझे जेल से निकलवाया, बताओ क्या बात है। तो कार्टर बताती है कि हम एक मिशन पे थे और हमें एक फाइल को ग्रैब करना था और हमने एजेंट हैनावे की मदद से उस फाइल को आसानी से हासिल भी कर लिया था, लेकिन वापसी के रास्ते में एक पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट किलर सबीन मोरू ने एजेंट हैनावे की गोली मारकर हत्या कर दी और वो फाइल को छीनकर फरार हो गई। तो ईथन पूछता है कि आखिर उस फाइल में क्या था। तो कार्टर बताती है रशियन न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स। तो ईथन समझ जाता है कि इस सब के पीछे कौन है। वो बताता है कि IMF को एक उभरते हुए आतंकवादी की तलाश है जिसका कोड नेम है कोबाल्ट और वो हर हाल में पृथ्वी पे एक परमाणु हथियार गिरा कर ही रहेगा और मोरू उसके साथ काम भी कर चुकी है और अगर मोरू के पास रशियन न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हैं तो कोबाल्ट पूरी दुनिया पर एक खतरा है। तभी वे सब एक टेलीफोन बूथ पे पहुंचते हैं जिसमें ईथन के लिए IMF की तरफ से एक सीक्रेट मैसेज था। उस मैसेज से ईथन को पता चलता है कि कोबाल्ट रशियन इंटेलिजेंस का एक खास परमाणु एक्सपर्ट था और उसकी असलियत जानने के लिए ईथन को क्रेमलिन में घुसकर कोबाल्ट की फाइल को चुराना होगा, जिसे नष्ट करने के लिए कोबाल्ट खुद भी निकल चुका है और ईथन के पास सिर्फ 5 घंटे ही हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। ईथन इस मैसेज को सुनकर चौंक जाता है क्योंकि इतने कम समय में क्रेमलिन के अंदर घुसना, जो रशियन मिलिट्री और इंटेलिजेंस का एक हाई सिक्योरिटी पैलेस था, और एक फाइल को चुराना कोई आसान डील नहीं थी। खैर, ईथन और बेंजी रशियन जनरल और ऑफिसर का भेष लेकर क्रेमलिन में घुस जाते हैं और एक होलोग्राफिक स्क्रीन की मदद से बिना किसी के नज़र में आए उस कमरे में घुस जाते हैं जहां सभी रशियन एजेंट्स की फाइल थी, लेकिन कोबाल्ट की फाइल वहां से गायब थी। असल में कोबाल्ट ने पहले ही आकर फाइल को वहां से चुरा लिया था, जिस वजह से ईथन को क्रेमलिन से बाहर आना पड़ा और उसके बाहर आते ही क्रेमलिन में एक तेज धमाका होता है जिससे क्रेमलिन तबाह हो जाता है और ईथन भी उस तबाही के चपेट में आ जाता है। अगले पल ईथन खुद को हॉस्पिटल में पाता है जहां वो सामने एक रशियन ऑफिसर को देखता है जो ईथन पे इस धमाके का इल्जाम लगाता है। वो ऑफिसर ईथन से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन ईथन एक पेपर क्लिप की मदद से हथकड़ी को खोल वहां से भाग जाता है। ईथन भागते वक्त रास्ते में एक आदमी का फोन उठा लेता है और उससे IMF में अपनी रेस्क्यू के लिए फोन लगाता है और शाम होते तक उसके रेस्क्यू के लिए वहां रशिया में एक वैन दिए गए एड्रेस पर आ जाती है। ईथन वैन में IMF के सेक्रेटरी और उनके चीफ एनालिस्ट विलियम ब्रांड को पाता है और ब्रांड से एक पेन मांगकर उस आदमी की शक्ल बनाता है जिसे ईथन ने क्रेमलिन में एक बैग ले जाते हुए देखा था। ब्रांड वो ड्राइंग को देखकर बताता है कि ये आदमी कर्ट हेंड्रिक्स हो सकता है, जो एक फिजिक्स का प्रोफेसर है जिसने न्यूक्लियर एंड गेम थ्योरी की इजाद की है और ये स्वीडिश आर्मी में भी रह चुका है। ईथन समझ जाता है कि कर्ट हेंड्रिक्स ही कोबाल्ट है और वो सेक्रेटरी से कहता है कि आपको रशियन इंटेलिजेंस को आगाह करना होगा कि उन्हीं के एक एक्स एजेंट के पास रशियन न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हैं और वो पूरे विश्व पर खतरा है और उसी ने सबूत मिटाने के लिए क्रेमलिन में हमला करवाया था। तो सेक्रेटरी कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते
क्योंकि क्रेमलिन में धमाके के बाद रशिया को लगता है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है और प्रेसिडेंट ने घोस्ट प्रोटोकॉल भी लागू कर दिया है, जिस कारण IMF अब बंद हो गया है और मुझे तुम्हें वापस लाकर अमेरिकन पुलिस को सौंपने के ऑर्डर्स मिले हैं। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझ पर और ब्रांड पर हमला कर अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाते हो और अगले ही घंटे आ रही मालगाड़ी के नंबर 47 डिब्बे में जो IMF के स्पेशल कंपार्टमेंट है में चले जाते हो तो अलग बात है, क्योंकि सिर्फ तुम ही जानते हो कि कोबाल्ट पूरी दुनिया पर कितना बड़ा खतरा है और तुम ही उसे रोक सकते हो। सेक्रेटरी के इतना कहते ही उनके कार पर हमला होता है, जिससे सेक्रेटरी मारे जाते हैं और उनकी कार पास के तालाब में गिर जाती है। ये हमला उसी ऑफिसर ने करवाया था जिसने ईथन को हॉस्टल में गिरफ्तार किया था। ईथन और ब्रांड पानी में डूबने लगते हैं कि ईथन सेक्रेटरी के डेड बॉडी और फ्लैश लाइट का इस्तेमाल कर सभी हमलावर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और ब्रांड के साथ अपनी जान बचाते हुए उस ट्रेन के 47 नंबर कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहां बेंजी और एजेंट कार्टर भी थे। फिर ईथन सबको बताता है कि कर्ट हेंड्रिक्स उर्फ कोबाल्ट ने आज क्रेमलिन से एक बैग चुरा लिया है जिसमें न्यूक्लियर लॉन्च डिवाइस हो सकता है, जिसके लिए उसे लॉन्च कोर्स की ज़रूरत होगी, जो फिलहाल सबीन मोरू के पास है और वो हेंड्रिक्स के खास आदमी मॉरियस विस्ट्रॉम के साथ कोर्स की डील करने के लिए दुबई में बुर्ज खलीफा होटल में आ रही है। लेकिन हम विस्ट्रॉम को कोर्स के साथ नहीं जाने दे सकते, तो अब हमारा मिशन है कि हमें विस्ट्रॉम और मोरू का भेस लेकर किसी तरह विस्ट्रॉम तक नकली कोर्स पहुंचाने हैं और उसका पीछा करना है ताकि वो हमें हेंड्रिक्स तक ले जाए। और इस बीच मोरू या विस्ट्रॉम को शक भी नहीं होना चाहिए कि उनकी डील को इंटरसेप्ट किया गया है। हमारा प्राइम टारगेट है हेंड्रिक्स को पकड़ना और परमाणु हमले को होने से रोकना। फिर ईथन सबको ज़रूरत का सामान पैक करने को बोलता है और वे सब दुबई के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ब्रांड ईथन से पूछता है कि मानो हम विस्ट्रॉम और मोरू बन भी गए और हम उन्हें अलग अलग कमरे में रखते हैं तो हम उन्हें ये कैसे यकीन दिलाएंगे कि वे सेम कमरे में हैं और उनकी आपस में डील चल रही है। तो ईथन बताता है कि हम होटल के कमरों को बदल देंगे। एक फ्लोर पर विस्ट्रॉम मोरू से मिलने जाएगा जहां कार्टर उसे मोरू बनकर मिलेगी और दूसरे फ्लोर पर मैं विस्ट्रॉम बनकर मोरू से मिलने जाऊंगा और हमारी एक ही डील अलग अलग जगह में एक साथ चलेगी, जिससे दोनों को लगे कि उनकी डील सक्सेसफुल हो चुकी है और हमारा काम बन जाए। फिर वे सब बुर्ज खलीफा होटल में पहुंच जाते हैं जहां बेंजी बताता है कि हम बिल्डिंग के अंदर रहकर होटल के कंट्रोल सिस्टम को हैक नहीं कर सकते, हमें सर्वर रूम में जाकर मैनुअली खुद को कनेक्ट करना होगा जिससे बिल्डिंग के लिफ्ट्स और सिक्योरिटी कैमरे को कंट्रोल किया जा सके। तो ईथन पूछता है कि हम किस फ्लोर पर हैं और सर्वर रूम किस फ्लोर पर है। तो बेंजी बताता है कि हम 130वें फ्लोर पर हैं और सर्वर रूम यहाँ से ऊपर 11th फ्लोर पे है। तो ईथन पूछता है कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो बेंजी उसकी तरफ एक चिपकने वाले ग्लव्स को फेंकता है और कहता है कि तुम इसकी मदद से ऊपर पहुंच सकते हो। तो ईथन ठीक ऐसा ही करता है और धीरे धीरे बेंजी द्वारा दिए ग्लव्स की मदद से सर्वर रूम तक पहुंच जाता है और अपने पेन ड्राइव को वहां लगा देता है, जिससे उन्हें होटल्स के लिफ्ट्स और कैमरे का एक्सेस मिल जाता है। फिर ईथन नीचे अपने रूम में आ जाता है और बेंजी और कार्टर होटल्स के कमरे बदल देते हैं और कार्टर ब्रांड के आंख में एक लेंस लगा देती है जो 2 बार पलक झपकाने से सामने पड़े पेपर की एग्जैक्ट कॉपी बना देता था। बेंजी देखता है कि विस्ट्रॉम होटल में आ चुका है और उसके साथ एक और आदमी था। तो ईथन ब्रांड से उस आदमी की पहचान पूछता है। तो ब्रांड बताता है कि ये आदमी कोर्स को चेक करने आया है कि वे सही हैं या नहीं, और तभी उनके मास्क बनाने वाली मशीन भी खराब हो जाती है। तो ईथन प्लान में बदलाव लाता है और कहता है कि हम ऐसे ही विस्ट्रॉम और मोरू के पास जाएंगे और विस्ट्रॉम को असली कोर्स ही देंगे ताकि वो हमें हेंड्रिक्स तक ले जाए। फिर ईथन और ब्रांड विस्ट्रॉम और वो आदमी बनकर मोरू के पास कोर्स लेने को चले जाते हैं और कार्टर उधर दूसरे कमरे में विस्ट्रॉम का इंतजार कर रही थी। ब्रांड कोर्स को चेक करने के बहाने उनकी कॉपीज बना लेता है जो कार्टर के पास वाले ब्रीफकेस में गिरते हैं और ये डील ऑलमोस्ट सक्सेसफुल ही हो जाती है कि मोरू ब्रांड के आंख में लगे लेंस को देख लेती है और दोनों को मारने को कहती है। वे दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाते हैं और ईथन कार्टर को मोरू को संभालने को कहकर विस्ट्रॉम का पीछा करता है, लेकिन सैंडस्टॉर्म आ जाने की वजह से विस्ट्रॉम, जो कि असल में हेंड्रिक्स था और विस्ट्रॉम का भेस लिया हुआ था, भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। ईथन होटल वापस पहुंचता है और किसी से फ़ोन पे बात करता है जो उसे एक पोर्ट पे मिलने को बोलते हैं और फिर ब्रांड से गुस्से में पूछता है कि असल में तुम कौन हो, और उसके सर पर एक गन तान लेता है। पर ब्रांड ईथन के हाथ से गन छीनकर उसी पे पॉइंट कर देता है। तो ईथन कहता है कि तुमने जिस तरह से मोरू के आदमियों का सामना किया और एक बंदूक से ऐसा करतब सिर्फ एक एजेंट ही दिखा सकता है, कौन हो तुम? तो ब्रांड बताता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही IMF का एक एजेंट हूँ। फिर ईथन को एक मैसेज आता है और वो एक पोर्ट पे पहुंच जाता है जहां एक आदमी उसके सर पर नकाब डालकर उसे ले जाता है। नकाब हटते ही ईथन अपने सामने बॉगडन को पाता है और उसके पीछे बॉगडन का भाई भी होता है।
ईथन बॉगडन के भाई को बताता है कि मैं कर्ट हेंड्रिक्स नाम के एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, जिसको तुम कोबाल्ट के नाम से भी जानते हो, जो परमाणु बम दागने की फिराक में है, और उसके लिए उसके पास रशियन न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स और डिवाइस भी हैं। पर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए उसे एक टैक्टिकल सैटेलाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? तो बॉगडन का भाई ईथन को बताता है कि कुछ ही दिनों पहले रशिया ने एक पुरानी टैक्टिकल सैटेलाइट मुंबई बेस्ड टेलीकॉम कंपनी को बेच दी है। तो ईथन समझ जाता है कि ज़रूर हेंड्रिक्स उसी टैक्टिकल सैटेलाइट के थ्रू अटैक करेगा। फिर ईथन बॉगडन के भाई की हेल्प से मिली प्राइवेट प्लेन, टेक इक्विपमेंट्स और गन्स को लेकर अपनी टीम के साथ इंडिया के लिए रवाना हो जाता है। प्लेन में ईथन कार्टर को बताता है कि एक इंडियन करोड़पति बिजनेस टाइकून ब्रिजनाथ के पास टैक्टिकल सैटेलाइट्स का एक्सेस है, जिसे हमें हेंड्रिक्स के हाथ लगने से पहले ही बंद करना होगा, जिसके लिए सैटेलाइट के एक्सेस कोड की जरूरत होगी, जो तुम्हें ही ब्रिजनाथ से निकलवाने हैं। और उधर बेंजी ब्रांड को कहता है कि तुम्हें यह मैग्नेटिक सूट पहनकर मेन सर्वर रूम में कूद जाना है, और मैं इस रोवर से तुम्हें कैच करके रिले रूम में ले जाऊंगा, जहां तुम्हें ट्रांसमीटर को लगा देना है, जिससे सैटेलाइट का कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा और मैं ईथन को हेंड्रिक्स की लोकेशन बता पाऊंगा। फिर वे सब मुंबई में एक पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां ब्रिजनाथ भी आया हुआ था, और कार्टर उसे लुभाने की कोशिश करती है। उधर ब्रांड बेंजी की मदद से रिले रूम में पहुंच जाता है और ट्रांसमीटर को लगा देता है, जिससे सैटेलाइट का कंट्रोल बेंजी के पास आ जाता है। ब्रांड फिर कहता है कि मुझे सैटेलाइट के एक्सेस कोड्स चाहिए, ताकि हम हेंड्रिक्स के आने से पहले इसे बंद कर सकें। तो कार्टर ब्रिजनाथ से कोड्स तो हासिल कर लेती है, लेकिन इतने में देर हो जाती है, क्योंकि हेंड्रिक्स ने ब्रांड के कोड्स डालने से पहले ही सैटेलाइट को विक्रम की मदद से अपने कंट्रोल में ले लिया था, और वो मिसाइल को लॉन्च करने वाला था। ईथन बेंजी से हेंड्रिक्स की लोकेशन पूछता है और कार्टर के साथ उसे मिसाइल लॉन्च करने से रोकने के लिए निकल जाता है, पर इंडिया के सड़कों में खतरनाक ट्रैफिक होने की वजह से लेट हो जाता है, और इतने में हेंड्रिक्स मिसाइल को लॉन्च कर देता है। फिर ईथन कहता है कि ज़रूर मिसाइल को हवा में ही डिसफंक्शनल करने का कोई रास्ता होगा। तो कार्टर बताती है कि उस लॉन्च डिवाइस में मिसाइल को अबॉर्ट करने का ऑप्शन ज़रूर होगा, जो एक ब्रीफ केस में हेंड्रिक्स के पास है। तो ईथन गाड़ी घुमाकर हेंड्रिक्स की लोकेशन पे पहुंच जाता है, जहां से वो भागने की फिराक में था। हेंड्रिक्स विक्रम को सर्वर रूम के सारे तार निकाल देने को बोलता है, जहां से उसने मिसाइल को लॉन्च किया था, और खुद दूसरी ओर भाग जाता है। ईथन हेंड्रिक्स का पीछा करता है और कार्टर विक्रम को रोकती है, और कुछ ही देर में मिसाइल भी अमेरिका में स्ट्राइक करने वाला था। ईथन एक पार्किंग लॉट तक हेंड्रिक्स का पीछा करता है और उससे वो लॉन्च डिवाइस वाला ब्रीफकेस छीनने की कोशिश करता है। उधर बेंजी और ब्रांड भी कार्टर की मदद करने को आ जाते हैं, जहां बेंजी सर्वर में तारों को वापस लगाता है और ब्रांड विक्रम को और डैमेज करने से रोकता है। और फाइनली वे सैटेलाइट से ऑनलाइन आ जाते हैं, और ईथन वहां लॉन्च डिवाइस में अबॉर्ट का बटन दबा देता है, जिससे मिसाइल हवा में ही डिसफंक्शनल हो जाता है और दुनिया पर एक न्यूक्लियर हमला होने से बच जाता है। और ये फिल्म ईथन हंट के एक और इम्पॉसिबल मिशन के सक्सेसफुल होने के साथ ही साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और आप ऐसे ही और मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं, और आपकी क्या सजेशंस है हमारे लिए, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अपने मूवी सजेशंस और फीडबैक भी ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही आपसे एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।